वेलकम टू अवर चैनल। तो बच्चे आज हम करने वाले हैं क्लास 9 का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का पार्ट 5। यस बच्चे, पहले हमने 4 पार्ट कवर कर लिया है, जिसमें हमने पढ़ा कि व्हाट इज सेल, सेल के बारे में पढ़ा, साथ ही साथ हमने पढ़ा हिस्ट्री ऑफ सेल। उसके बाद बच्चे हमने डिस्कस किया था टाइप ऑफ सेल, जिसमें मैंने आपको यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक सेल्स के बारे में बताया था, विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद बच्चे हमने स्टार्ट किया था स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जिसमें हमने डिटेल में पढ़ा न्यूक्लियस के बारे में, साइटोप्लाज्म के बारे में, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, सेल वॉल के बारे में। देन बच्चे हमने लास्ट वीडियो में स्टार्ट की थी सेल ऑर्गेनेलीज, जिसमें हमने गोल्जी अपरेटस फिनिश कर लिया था। अब हम पढ़ने वाले हैं सेकेंड सेल ऑर्गेनेली, दैट इज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। यस बच्चे, आपको याद होगा सेल ऑर्गेनेलीज क्या थी। सेल ऑर्गेनेलीज थी These were the organized and specialized structures inside the cytoplasm। ये क्या थे? साइटोप्लाज्म के अंदर स्ट्रक्चर्स थे जो क्या कर रहे थे? स्पेशल फंक्शंस परफॉर्म कर रहे थे। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, it is a membranous network of tube-like structures extending from nuclear membrane to plasma membrane। बच्चे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और ईआर की बात करूं तो ये क्या है? ये मेम्ब्रेनस नेटवर्क, मतलब ऐसे मेम्ब्रेन का नेटवर्क है या फिर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है। देखो, कैन यू सी, यहाँ पे आपको मेम्ब्रेन का नेटवर्क दिख रहा है। नेटवर्क मींस एक दूसरे से कनेक्टेड है ये मेम्ब्रेन्स। बट ये सिस्टर ने हमने गोल्जी अपरेटस में भी पढ़े थे। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो पहले आप उसको फिनिश कीजिए, देन आपको ये बहुत इजीली वे में समझ आ जाएगी कि सेल ऑर्गेनेलीज क्या है। ठीक है, ये क्या है? सिस्टर ने। ठीक है, सिस्टर ने होते हैं, दीज आर मेम्ब्रेनस नेटवर्क ऑफ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर। एक यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पर ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर है और यहाँ पर मेम्ब्रेनस नेटवर्क है किसके? सिस्टरने के। ठीक है, दैट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। बच्चे, अब जब बात करूं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो कहां से स्टार्ट होती है? वो स्टार्ट होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से और कहां तक पहुंचती है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन तक। ठीक है, इट एक्सटेंड फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म के अंदर होती है। किससे कनेक्टेड होती है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन से। इट इज एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल एंड मैच्योर्ड आरबीसी। बच्चे, मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो सेल ऑर्गेनेलीज हैं, मोस्ट ऑफ द सेल ऑर्गेनेली आर एब्सेंट इन प्रोकैरियोटिक सेल्स। तो अगर बात करूं मैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, तो वो भी एब्सेंट होती है प्रोकैरियोटिक सेल्स में एंड मैच्योर्ड आरबीसीज में। अभी तक आपको समझ आ गया होगा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर कैसा है, साथ ही साथ वो प्रोकैरियोटिक में एब्सेंट होती है। अब हम पढ़ेंगे बच्चे, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बेस्ड ऑन देयर स्ट्रक्चर। RER means rough endoplasmic reticulum, SCR means smooth endoplasmic reticulum। बच्चे, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की बात करूं तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का स्ट्रक्चर है, इसके सरफेस पर कुछ डॉट्स बनाई हुई हैं। बच्चे, ये डॉट्स क्या होते हैं? ये डॉट्स होते हैं एक और सेल ऑर्गेनेली, दैट इज राइबोसोम्स। राइबोसोम्स होते हैं। अब राइबोसोम्स क्या होते हैं? बच्चे, राइबोसोम्स ऐसे ऐसे से होते हैं। ठीक है, स्फेरिकल बॉडीज होती है। इनका क्या काम होता है? दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स की, सेल्स के अंदर प्रोटीन के सिंथेसिस का काम राइबोसोम्स का होता है। अगर मैं बात करूं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, तो बच्चे इन्हें रफ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस होती है उस पर प्रेजेंट होते हैं छोटे छोटे राइबोसोम्स। तो राइबोसोम्स प्रेजेंट फॉर सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। इनके जो सरफेस है उस पर क्या प्रेजेंट होते हैं? राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। वो क्या करते हैं? वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। उसके बाद बच्चे सेकेंड कैटेगरी है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर्स है, दीज आर स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। बच्चे, इन्हें स्मूथ इसीलिए कहा जाता है क्योंकि इनकी जो सरफेस है उस पर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। ठीक है, सो डिफरेंस इज रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं होते। चलिए, अब बच्चे आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, टाइप समझ आ गई होंगी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की। अब चलिए स्टार्ट करते हैं फंक्शंस ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इट गिव्स इंटरनल सपोर्ट टू द सेल। बच्चे, ये क्या करती है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कनेक्टेड होती है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बीच में। तो ये क्या करती है? ये इंटरनल सपोर्ट प्रोवाइड करती है सेल को। साथ ही साथ इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंसेस बिटवीन न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एंड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। इसका एक और फंक्शन होता है। देखो, कोई चीज अगर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के साथ कनेक्टेड है तो वो ट्रांसपोर्ट कर सकती है। यस, वो ट्रांसपोर्ट करती है सब्सटेंसेस
फ्रॉम न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टू प्लाज्मा मेम्ब्रेन। साथ ही साथ बच्चे आप बोल सकते हो जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, इट हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड लिपिड्स। प्रोटीन की सिंथेसिस करते हैं रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, एंड जो लिपिड्स की सिंथेसिस करते हैं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो बच्चे हमने पढ़ लिया डिटेल में एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम सेल ऑर्गेनेली को। ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि काफी बार क्वेश्चन आ जाता है डिफरेंस बिटवीन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर क्वेश्चन आता है एक्सप्लेन स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, या फिर एमसीक्यू की फॉर्म में आ जाता है विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स एंड विच एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हेल्प्स इन सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स। तो आप इसको नोट कर लीजिए फ्रेंड्स। तो अब हम पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली के बारे में, दैट इज राइबोसोम्स। अभी तक हमने पढ़ा कि कुछ राइबोसोम्स अटैच्ड फॉर्म में होते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर, जिस वजह से उस एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी कहा जाता है। बट सम राइबोसोम आर आल्सो प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म इन द साइटोसोल पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म। अब बच्चे यहाँ पर मैं क्या कह रही हूँ, मैं बता रही हूँ कि जो राइबोसोम्स है, कुछ तो राइबोसोम्स आपको पता है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की सरफेस के ऊपर ऐसे अटैच थे, लेकिन कुछ राइबोसोम्स क्या होंगे साइटोप्लाज्म के अंदर ऐसे प्रेजेंट भी होंगे, ठीक है, वो अटैच नहीं होंगे बट दे आर प्रेजेंट इन फ्री फॉर्म। तो राइबोसोम्स की बात करें तो दीज आर एक्सट्रीमली स्मॉल डेंस एंड स्फेरिकल बॉडीज। बच्चे राइबोसोम्स क्या है, एक्सट्रीमली स्मॉल। आप इनके साइज का अंदाजा यहाँ से लगा सकते हैं। जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स थे वो राइबोसोम्स थे, मतलब उनका जो साइज है वो बहुत छोटा है। डेंस मतलब उनकी डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा। एंड स्फेरिकल बॉडीज, अब बच्चे उसकी शेप कैसी है, उसकी शेप है स्फेरिकल बॉडीज, ठीक है, विच अकर फ्रीली इन द साइटोसोल। या तो वो बिल्कुल साइटोप्लाज्म में, साइटोसोल इज द एक्वस पार्ट ऑफ द साइटोप्लाज्म, या तो वो साइटोप्लाज्म में फ्रीली घूम रहे हैं या फिर वो अटैच्ड फॉर्म में प्रेजेंट है ऑन द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ठीक है, आपको समझ आ गया होगा बच्चे। अब राइबोसोम्स के फंक्शंस की बात करो तो हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो राइबोसोम्स हैं उनका फंक्शन क्या होता है, दे सिंथेसाइज प्रोटीन्स। तो जब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर भी अटैच थे वो क्या कर रहे थे, वो प्रोटीन की सिंथेसिस कर रहे थे। तो दे आर मेड अप ऑफ राइबोन्यूक्लिक एसिड। वो किससे बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड, दैट इज आरएनए। बच्चे आरएनए प्रोटीन्स बनाते हैं, ठीक है। तो राइबोसोम्स किससे बने होते हैं, राइबोन्यूक्लिक एसिड से एंड प्रोटीन से। राइबोसोम्स की बात करूं तो दो चीजों से बने होते हैं, फर्स्ट इज आरएनए दैट इज राइबोन्यूक्लिक एसिड जो प्रोटीन बनाता है, एंड सेकेंड प्रोटीन से। दे प्ले अ मेजर रोल इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन। ये हमें ऑलरेडी पता है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्योंकि अक्सर क्वेश्चन आ जाता है व्हाट इज द फंक्शन ऑफ राइबोसोम्स। तो दे हेल्प इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स, या फिर क्वेश्चन आ जाता है विच ऑर्गेनेली इज इन्वॉल्व्ड इन सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि राइबोसोम जो है वो सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन्स करते हैं। अब बच्चे ये उसका स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ कर रखा है। यहाँ पे दो सब यूनिट्स दिखेंगे आपको, एक बड़े वाली जिसको मैंने नाम दिया है लार्जर सब यूनिट, एक छोटे वाली जिसको मैंने नाम दिया है स्मॉलर सब यूनिट। अब बच्चे बीच में क्या है, ये लाइन है, ये क्या है, इंस्ट्रक्शन टू मेक अ प्रोटीन। अब बच्चे जब राइबोसोम्स प्रोटीन्स बनाएंगे, प्रोटीन्स की आपको पता है लंबी लंबी चेन्स बनती हैं। अब वो चेन बनाने से पहले राइबोसोम्स के पास इंस्ट्रक्शन आती है, ठीक है, वो कोडिंग की फॉर्म। जैसे आप सोचोगे कि जैसे आजकल बहुत चल रहा है कि कंप्यूटर साइंस में कोडिंग होती है कि ऐसे ये कोडिंग है, कोई भी हमने लाइन लिखते हैं तो कोड की फॉर्म में जाती है। ऐसे ही प्रोटीन्स भी कैसे बनते हैं, वो कोड की फॉर्म में बनते हैं कि पहले कोडिंग होती है कि पहले ये अमीनो एसिड जुड़ेगा, फिर ये फिर ये फिर ये, तो एक कोड होता है। तो ये है क्या है, ये इंस्ट्रक्शन है टू मेक अ प्रोटीन। जो यहाँ पे इंस्ट्रक्शन होगी उसी के हिसाब से प्रोटीन बनेगा। तो बच्चे ये हमने डिटेल में पढ़ लिया राइबोसोम्स के बारे में। इसके बाद हम नेक्स्ट ऑर्गेनेली स्टार्ट करेंगे, आप इसको नोट कर लीजिए। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट सेल ऑर्गेनेली की, विच इज कॉल्ड एज माइटोकॉन्ड्रिया। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा क्योंकि 99% चांसेस होते हैं कि क्वेश्चन जब सेल ऑर्गेनेलीज में से आता है तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया का एक क्वेश्चन पक्का होता है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। दे आर स्मॉल रोड शेप ऑर्गेनेलीज। बच्चे सबसे पहले बात करें इनकी शेप की, तो ये होते हैं रोड शेप। अच्छा, रोड शेप कैसी होती है बच्चे, आपने देखी होगी ऐसे रोड शेप के बैक्टीरिया भी होते हैं, ऐसी ऑर्गेनेलीज भी होती है। तो दीज आर रोड शेप ऑर्गेनेलीज। इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। बच्चे क्वेश्चन भी आ जाता है काफी बार कि किन किन ऑर्गेनेलीज का जो है डबल मेम्ब्रेन है। तो आप इसको नोट करते चलिएगा कि किस किस ऑर्गेनेलीज में आपको बता रही हूँ कि डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है। जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में मैंने आपको बताया था इट इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर। सिमिलरली माइटोकॉन्ड्रिया की बात करूं तो वो भी डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होता है।
with outer membrane being smooth and porous। अब अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की, तो उसकी जो बाहर वाली मेम्ब्रेन है, जो बाहर वाली बाउंड्री है, वो कैसी है, वो स्मूथ है और पोरस है। स्मूथ का मतलब आप समझ गए होंगे, बिल्कुल जैसे चिकना सा होता है स्मूथ, ठीक है। और अगर मैं बात करूं पोरस की, इट मीन्स उसके अंदर छोटे छोटे बिल्कुल बारीक बारीक होल्स है, ठीक है, छोटे छोटे पोर्स हैं, ठीक है। एंड इनर मेम्ब्रेन बीइंग फोल्ड इनटू स्ट्रक्चर्स कॉल्ड क्रिस्टे। अब बच्चे ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्रिस्टे वर्ड माइटोकॉन्ड्रिया में यूज होता है, जहां पर आप देख सकते हैं क्या है, वो इनर मेम्ब्रेन जो है इसकी फोल्डेड है, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या है, फोल्ड दिख रहे हैं आपको आगे पीछे, तो इनर मेम्ब्रेन इज फोल्डेड, किस फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ क्रिस्टे, इसका नाम है क्रिस्टे, ठीक है। अब ये आपको स्ट्रक्चर समझ आ गया होगा, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये हमारा माइटोकॉन्ड्रिया है, आप देख सकते हैं ये कैसे, ये रोड शेप्ड है बच्चे, ये ना ऐसे, असलियत में कैसे होगा, दूर से ऐसे दिखता होगा, बट अगर मैं इसको हाफ कट कर दूं यहाँ से, तो आप इसका इनसाइड वाला स्ट्रक्चर भी देख सकते हैं, तो ये उसके कट फॉर्म है, ठीक है। अब आपको यहाँ दिख रहा है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये अंदर वाली उसकी इनर मेम्ब्रेन। जो इनर मेम्ब्रेन है बच्चे, उसकी फोल्ड्स को क्या नाम दिया गया है, क्रिस्टे। बच्चे क्रिस्टे वर्ड हमने पहले भी सुना हुआ है, जहां पे भी फोल्ड्स की बात हुई थी हमने क्या नाम दिया था, क्रिस्टे, ठीक है। अब इसके अंदर बच्चे जो माइटोकॉन्ड्रिया है उसका खुद का डीएनए होता है, और साथ ही साथ उसके खुद के राइबोसोम्स भी होते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं, आपको यहाँ पे चेन सी दिख रही है, तो यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए है, साथ ही साथ आपको छोटे छोटे स्मॉल स्मॉल डॉट्स भी दिख रही है, विच आर कॉल्ड एज राइबोसोम्स। हमने पढ़ लिया राइबोसोम्स, तो माइटोकॉन्ड्रिया के खुद के राइबोसोम्स भी हैं बच्चे। यहाँ पर नाम दे रखा है मैट्रिक्स। मैट्रिक्स कुछ नहीं है, जो उसके अंदर जो इनर मेम्ब्रेन के अंदर लिक्विड सा पार्ट होगा ना, जो जेली लाइक, उसका नाम है मैट्रिक्स। तो माइटोकॉन्ड्रिया की बात करें तो दे कंटेन देयर ओन डीएनए एंड राइबोसोम्स। बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया में खुद के डीएनए और राइबोसोम्स होते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया के सारे पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, इसको बिल्कुल अच्छे से समझ के करना, ठीक है। दे आर एब्सेंट इन बैक्टीरिया एंड रेड ब्लड सेल्स। माइटोकॉन्ड्रिया किस किस में एब्सेंट होते हैं, बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल्स में। तो बच्चे ये उसकी बात होगी स्ट्रक्चर की। साथ ही साथ अभी तक हमें पता चल चुका है कि माइटोकॉन्ड्रिया का खुद का डीएनए, राइबोसोम्स है, ये बैक्टीरिया में और रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होते हैं। अब मैं बात करूं फंक्शंस की, तो माइटोकॉन्ड्रिया का सबसे जो इंपॉर्टेंट फंक्शन है, तो दे आर द साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन। बच्चे रेस्पिरेशन डिटेल में आप 10th क्लास में पढ़ोगे, बट अभी तक आपको थोड़ा सा आइडिया दे देती हूँ कि हमारी बॉडी में जो हम खाना खाते हैं वो टूटता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन। जो मैं सांस ले रही हूँ ना, ऑक्सीजन, वो क्या करेगा, वो मेरी बॉडी के अंदर, ब्लड के अंदर जाके मेरे जो फूड मॉलिक्यूल्स हैं उनको तोड़ेगा, ठीक है, उनको फर्दर ब्रेक डाउन करता है। जब फूड ब्रेक डाउन होता है विद द हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, क्या निकलती है, एनर्जी निकलती है। तो बच्चे ये एनर्जी, ये वाला एनर्जी निकलने वाला प्रोसेस कहाँ होता है, वो होता है सेल्स के अंदर, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को साइट ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन भी कहा गया है। साथ ही साथ दे आर द स्टोर हाउस ऑफ एनर्जी, ऑल्सो कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चे, क्वेश्चन आता है विच ऑर्गेनेली इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। तो आपको पता होना चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया इज द ऑर्गेनेली विच इज कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल। अच्छा, अब ऐसा क्यों, क्योंकि यहाँ पे होती है बच्चे सेलुलर रेस्पिरेशन। सेलुलर रेस्पिरेशन मतलब सेल्स के अंदर ब्रेक डाउन ऑफ फूड, उससे आपको पता चल गया एनर्जी रिलीज होगी। अब जो एनर्जी रिलीज होगी वो किस फॉर्म में स्टोर होती है बच्चे, वो एक मॉलिक्यूल की फॉर्म में स्टोर होती है, दैट इज एटीपी। एटीपी आप आगे चल के डिटेल में करोगे। एटीपी इज एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में स्टोर होती है फ्रेंड्स। तो एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट की बात करूं तो एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। अब आप देखिए, अगर हमें बाहर जाके कुछ खरीदना होता है, हम क्या करते हैं, हम उसको पैसे देते हैं, रुपीस। रुपीस क्या है, इंडियन करेंसी है। सिमिलरली अगर मैं बात करूं एटीपी की, तो एटीपी बच्चे सेल्स में करेंसी की तरह काम करते हैं। वो कैसे, अब देखो, सबसे पहले जहां पे भी रेस्पिरेशन हो रहा है वहां पे एनर्जी निकल रही है। एनर्जी निकल रही है तो एनर्जी को स्टोर भी तो करना है। तो एनर्जी को किस फॉर्म में स्टोर किया जाता है, एटीपी की फॉर्म में बच्चे। अब वो डिटेल में आप 10th क्लास में करोगे, बट अभी इतना समझ लीजिए, एटीपी एक मॉलिक्यूल होता है, एटीपी की फॉर्म में एनर्जी को स्टोर किया जाता है। अब बॉडी में जहां पर भी जितने भी रिएक्शंस होंगे जिसमें एनर्जी रिक्वायर्ड है, वहां पर क्या होगा, माइटोकॉन्ड्रिया से एटीपी जाएगा और वहां पे उसकी एनर्जी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करेगा। तो बच्चे आपको समझ आ गया होगा कि एटीपी सिंथेसिस होती है माइटोकॉन्ड्रिया में, जिस वजह से माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है पावर हाउस ऑफ द सेल। तो बच्चे आपको मैं ब्रीफली एक बार दोबारा बता देती हूँ। माइटोकॉन्ड्रिया रोड शेप होते हैं, उसकी दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, आउटर मेम्ब्रेन एंड इनर मेम्ब्रेन। इनर मेम्ब्रेन में फोल्ड्स होते हैं जिस वजह से उसको बोलते हैं क्रिस्टे,
ठीक है। इनर मेम्ब्रेन की बात करूं तो उसके अंदर वाले पार्ट को बोला जाता है मैट्रिक्स। साथ ही साथ बच्चे अगर मैं बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो उसके पास खुद का डीएनए और राइबोसोम्स भी होते हैं, ठीक है। मींस दे कैन सिंथेसाइज देयर ओन प्रोटीन्स। डीएनए की बात करूं तो डीएनए आपको पता है डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, जितना भी जेनेटिक मटेरियल होता है वो डीएनए की फॉर्म में होता है, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं कि डीएनए मींस जेनेटिक मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल मींस जो कैरेक्टरिस्टिक्स, जो सेल्स के कैरेक्टरिस्टिक्स हमारे पेरेंट्स में होंगे वो हम में आएंगे, ठीक है। तो हेरिडिटी कैरेक्टर्स के ट्रांसफर में यूज होता है डीएनए। अब बात करूं माइटोकॉन्ड्रिया की तो बैक्टीरिया और रेड ब्लड सेल्स में एब्सेंट होता है। उसके बाद बच्चे हमने पढ़े माइटोकॉन्ड्रिया के फंक्शंस, तो सेलुलर रेस्पिरेशन की साइट है, साथ ही साथ इसे पावर हाउस ऑफ द सेल कहा जाता है क्योंकि यहाँ पे सिंथेसिस होती है एटीपी की। तो बच्चे ये माइटोकॉन्ड्रिया को अच्छे से समझ आ गया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए। स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो में अभी तक हमने 3 सेल ऑर्गेनेल्स को डिटेल में समझ लिया, जिसमें हमने बात करी एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की, जिसमें मैंने आपको बताया एक रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है, एक स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होती है। रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे प्रोटीन की सिंथेसिस में हेल्प करी थी क्योंकि उसके सरफेस पे थे छोटे छोटे राइबोसोम्स। अगर मैं बात करूं स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की तो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम बच्चे उसकी सरफेस पे राइबोसोम्स नहीं होते, जिस वजह से उसको स्मूथ कहा जाता है और वो सिंथेसिस ऑफ लिपिड्स करती है। अब अगर मैं बात करूं राइबोसोम्स की तो राइबोसोम्स को हमने डिटेल में पढ़ लिया। वो क्या करते हैं, उनके पास कोडेड फॉर्म में इंफॉर्मेशन होती है जिससे वो सिंथेसाइज करते हैं प्रोटीन्स। उसके बाद बच्चे हमने बात करी माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच आर आल्सो कॉल्ड एज पावर हाउस ऑफ द सेल। बच्चे ये 3 ऑर्गेनेल्स आपको अच्छे से समझ आ गई होंगी। इससे पहले वाली वीडियो में करी थी कुछ ऑर्गेनेल्स की बात। अब कुछ जो बाकी की ऑर्गेनेल्स है जैसे कि लाइसोसोम्स रह गए, ठीक है, उनको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो बच्चे तो प्लीज इस चैनल को लाइक जरूर कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को जरूर लाइक कीजिए एंड अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए। एंड बच्चे अगर आपको कोई डाउट आता है किसी भी पोर्शन में तो यू कैन राइट इन कमेंट सेक्शन। हम जैसे ही आपका डाउट रीड करेंगे हम उसी टाइम उसको सोल्व करने की कोशिश करेंगे। तो बच्चे अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो प्लीज इसको मैक्सिमम शेयर कीजिए सो दैट इट विल हेल्प अस टू ग्रो। तो बच्चे थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय।